अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की, जो कहते हैं कि ये तय करने के लिए कि वाशिंगटन अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल में क्या किरदार अदा करना चाहता है, अमेरिका आने वाले वक्तों में बहुत जल्द पाकिस्तान के साथ उसे अपने ताल्लुकात किस तरह से उस्तवार करने हैं, इस पर गौर करने जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मफादात हैं, जिनमें से उनका ये कहना था कि कुछ उनके मफादात से मुत्तसादिम हैं। ये सारी बातें आज एंटनी ब्लिंकन की जानिब से कही गई हैं। कुछ मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा लेगा और बाइडन इंतज़ामिया बहुत जल्द ऐसा कर रही है। एंटनी ब्लिंकन, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी बातें आज इनकी जानिब से कही गई हैं। बताया उन्होंने ये भी है कि ऐवान नुमाइंदगान की खारिजा उमूर की जो कमेटी है वो तमाम लोगों को इस बारे में तमाम तफसीलात से आगाह कर देगी और हम आइंदा दिनों और हफ्तों में नज़र भी रखेंगे जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है और जो चीज़ें हम पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं, कर रहे हैं, उस पर भी गहरी निगाह रखी जाएगी। नाज़रीन, गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, वो किरदार जो हम आइंदा बरसों में देखना चाहते हैं और उसके लिए क्या कुछ दरकार है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन हो रही है। डिस्कशन आगे चलकर भी होगी। रिज़ल्ट क्या है, ये कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। ब्लिंकन का ये भी कहना था कि तालिबान ने काबुल की तरफ तेज़ी से मार्च किया और मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उस मुआहदे की जो उससे तयशुदा शराइत थीं। ब्लिंकन ने बताया कि तालिबान ने काबुल की तरफ जिस तेज़ी से मार्च किया वो किसी भी तौर उस मुआहदे का हिस्सा था ही नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने अवानी नुमाइंदगान की खारिजा उमूर की कमेटी को बताया कि ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से जंग के अख्ताम के लिए कोई मनसूबा बंदी नहीं की गई थी। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो ट्रंप इंतज़ामिया पर लग रहा है। अब देखना यह है कि इस पर उनका क्या रिएक्शन सामने आता है, लेकिन अभी तो हम आपको आगाह कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों से जो एंटनी ब्लिंकन की जानिब से कही हैं। बताया उन्होंने ये भी है कि हमें डेडलाइन मौसूल हुई, लेकिन हिकमत अमली क्या होगी, हमारे लोगों को यहाँ से कैसे निकाला जाएगा, जो दीगर ममालिक के अफवाज थे उनको किस तरह से निकाला जाएगा, इस पर हिकमत अमली क्या होगी, ये चीज़ें बिल्कुल भी वाज़े नहीं की गई थी। अगर ऐसा ही है जैसा एंटनी ब्लिंकन बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों था और अब ये सब सारी चीज़ें जब हो चुकी हैं तो आइंदा का लाहे अमल क्या हो सकता है। पहले कोई हिकमत अमली नहीं थी, अब कोई हिकमत अमली है या नहीं है, इसी पर बात करेंगे। वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल उमूर को लेकर, बैनुल अक़वामी उमूर को लेकर बड़ी मजबूत, बड़ी माहिराना राय रखते हैं शहजाद काजी साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। शहजाद साहब, फरमाइएगा, आज से कुछ साल पहले आपको भी याद होगा हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान आती हैं तो पीटीवी ही को, पाकिस्तान टेलीविज़न ही को एक इंटरव्यू वो देती हैं। उस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा जाता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, तो वो कहती हैं कि ताल्लुकात सास और बहू जैसे हैं। सास कौन है, बहू कौन है, ये तो हमें बखूबी इल्म है। शहजाद काजी साहब, आप सिर्फ इतना फरमा दीजिएगा कि क्यों बार बार अमेरिका को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि पाकिस्तान से अपने जो ताल्लुकात हैं उसका असर नौ जायज़ा लेने बैठ जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और उसकी वजह ये है क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं उनके इंटरेस्ट, जो उनके कौमी इंटरेस्ट हैं वो बहुत मेरे ख्याल से अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं और उनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा होता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब भी चेंज होती है, ये दोनों ममालिक जो हैं इनकी आपस में एक अलायंस बन तो जाता है, लेकिन वो अलायंस एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए ही सिर्फ कायम रहता है और उसके बाद हमने देखा है काफ़ी दफ़ा कि इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। हम ऐसी इस वक्त पे इस मोड पे मेरे ख्याल से आ चुके हैं वापस। अब जो दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो जायज़ा लें कि आगे उनकी क्या रिलेशनशिप होगी, अलायंस जो है उनका, उसका क्या फ्यूचर है। लेकिन मेरे ख्याल से फंडामेंटल जो रीज़न है, बुनियादी उसका जो रीज़न है वो यही है कि आपस में कौमी जो इंटरेस्ट हैं वो एक नहीं है और उनको हम कोशिश करते हैं उनको मिलाने की या ये समझने की कि शायद एक इंटरेस्ट है, कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट है, लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत प्रॉब्लम है दोनों मुल्कों के दरमियान। ठीक है। अच्छा, अमरीकी अवाम क्या राय रखते हैं, थोड़ा सा मैं ये भी चाहूँगी, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं, बड़े बगौर देख रहे हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के मामले पर जिस तरह से अमेरिका से बहुत सारी गलतियाँ जिनका आज ब्लिंकन ने भी जिक्र किया है, कुछ उन गलतियों पर अमेरिका के अंदर भी बात हो रही है। पाकिस्तान का क्या किरदार रहा, क्या नहीं रहा, इसको लेकर भी वहाँ के अवाम कुछ ना कुछ बात करते दिखाई देते हैं आपको? देखिए, अवाम जो है फॉरेन अफेयर्स की जो टॉपिक्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं। आपको भी पता है, चाहे पाकिस्तान की अवाम हो या अमेरिका की अवाम हो। लेकिन जो यहाँ पे लॉ मेकर्स हैं, जो कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, उनकी राय पाकिस्तान के बारे में जो है ज़्यादातर, अब वो पिछले जो 2 दिन हमने हेयरिंग्स देखी हैं, कल
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हियरिंग थी, आज सेनेट में हियरिंग थी, लेकिन खास जो हमने व्यूज सुने हैं वो ज्यादातर नेगेटिव हैं, क्रिटिकल हैं। अच्छा। क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने आखिरकार पाकिस्तान के साथ जो 20 साल हमारी तकरीबन रिलेशनशिप रही है और हम 20 साल उनको कहते रहे कि जो है तालिबान की आप मदद ना करें, उनको सेफ हेवन्स मत दें वगैरह वगैरह, पाकिस्तान ने क्या हमारे साथ इस पे हमारी बात मानी? were they good allies to us? इस किस्म के सवालात पूछे जा रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में जो मूड है वो काफी गर्म है। नहीं तो शहजाद काजी साहब, इस चीज पे कोई बात नहीं हो रही है? जो ब्लिंकन जिसका आज खुद एतराफ कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि जी हमारी तो कोई वहां पर हिकमत अमली नहीं थी, अब अफवाज को निकालने के मामले को ही ले लीजिए, जो 20 साल में हुआ वो तो हुआ। पाकिस्तान के हवाले से आपने कहा कि बहुत सारे लोग जिस तरह की राय रखते हैं, उसमें क्या कहीं ये भी जिक्र होता है कि पाकिस्तान ने अपने 70,000 से ज़्यादा लोगों की जो जान की कुर्बानी दी है वो अलग है, जो माली नुकसान उठाया है वो सारी चीज़ें अलग से हैं, कहीं सराहा भी जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी ट्रंप के दौर में भी हमने देखा सराहा गया, बाइडन ने भी सराहा, लेकिन उसके बाद वही मुतालिबा डू मोर। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, वहां पे जो है पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की चीज मैंने कुछ पिछले 2-3 दिनों में बिल्कुल नहीं सुनी, और खासतौर पे पिछले महीने भर में तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन ये इसकी जो रीजनिंग है या जो ये वापस काइंड ऑफ गोज बैक टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी हुकूमत और जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये थोड़ा उनका भी काम है कि इस चीज को सामने रखें, ताकि जो कांग्रेस में इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनको ये बात जो है उनके टॉप ऑफ माइंड रहे, ताकि जब हियरिंग्स होती हैं तो वो फिर ये बात आगे जाके कर सकें। क्योंकि ज्यादातर तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की बात कि 70,000 लोग जो हैं वहां पे मर गए हैं, और पाकिस्तान ने काफी हद तक वॉर ऑन टेरर में बहुत ज्यादा कोशिश की है, खासतौर पे अपने ट्राइबल एरियाज वगैरह में तहरीक तालिबान के खिलाफ, जो कि अलकायदा अलाइंड ग्रुप हैं। लेकिन ये आखिरकार जो है थोड़ा बहुत अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं, they'll have to work harder on making sure कि ये नैरेटिव जो है सामने आया करे। ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ चीज़ों पे भी क्या नैरेटिव है वहाँ के लोगों का, इस पर भी मैं चाहूँगी कि आपसे बात कर लें। अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ जो हुआ उस पर लोग क्या राय रखते हैं, ये तो आपने बता दिया। अब इराक में जो कुछ किया गया, अब आप कोरिया के मामले को ले लीजिए, जनूबी हो शिमाली कोरिया हो, वहाँ से भी अमेरिका जो है वो निकलना चाहता है। इस खित्ते से बज़ाहिर तो अमेरिका निकल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी कायम रखना चाहता है। अब इसको लेकर क्या हम वही पॉलिसी देखेंगे जो ट्रंप की रही है, या आपको लगता है कि राय हमवार है कि नहीं, बाइडन जो कुछ तब्दीलियां थोड़ी बहुत लेकर आ रहे हैं वो सही है? जो इस वक्त जो अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, यानी कि जो प्रेसिडेंट बाइडन की अपनी पार्टी है, उसमें आखिरकार ऑफिशियल तौर पे तो उनको सपोर्ट मिलेगा। जो भी वो तब्दीली लेके आ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस लेके आ रहे हैं, उनकी वहां पे सपोर्ट है। जो रिपब्लिकन्स हैं वो उनके खिलाफ है। इस वक्त अमेरिका में ये बहुत ज्यादा जो है एक प्रॉब्लम है कि दोनों पार्टीज के अंदर बहुत दरमियान उनके इख्तिलाफ। शहजाद साहब, आप हैं हमारे साथ वीडियो लिंक पे? लाइन शायद ड्रॉप हुई है, कोशिश करेंगे शहजाद काजी साहब से हम दोबारा से रब्ता कर सकें। शहजाद साहब, आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? जी, मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी फरमाइएगा शहजाद साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे थे। जी, तो जहां तक सदर बाइडन की अपनी पार्टी का ताल्लुक है, डेमोक्रेट्स का ताल्लुक है, वहां से तो उनके पास सपोर्ट है। और क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ यूएस में एक नया जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये भी है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है चीन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, बजाय इसके कि हम ये जंगों में पड़े रहें अफगानिस्तान में या इराक में वगैरह वगैरह। अब हमने चीन के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। तो उन सब चीजों को लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता एक तब्दीली आ रही है, शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं समझता हूँ कि सदर बाइडन को जो है सपोर्ट मिलेगी, ज्यादातर अपनी पार्टी से ही मिलेगी, रिपब्लिकन से शायद थोड़ी कम मिले। लेकिन ये इस चीज पे गौर करना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान से एग्जिट तो हो गया है, सोल्जर्स वगैरह जो हैं, डिप्लोमेटिक स्टाफ, उन सबको तो निकाल लिया, लेकिन जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है मिलिट्री फ्रंट पे वो इस वक्त खत्म नहीं हुई है, वो सिर्फ तब्दील हो रही है। हम उसके एक दूसरे नए फेज में जो है हम दाखिल हो चुके हैं, और ये बात लेके उसको समझना बहुत अहम है मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, नए फेज़ में तो दाखिल हो रहे हैं, लेकिन जहां हम नई पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, वॉर ऑन टेरर पर बात करते हैं, तो इसको लेकर भी हम देखेंगे कि कोई तब्दीली हुई है, क्योंकि बाइडन खुद बहुत बार कह चुके हैं कि जी अब हम ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे भी कोई टेररिस्ट मौजूद हो वहाँ अमेरिका कूद जाए। यानी हम ये समझ लें कि पहले कहीं ना कहीं ये जो बयान है कि जहाँ भी कोई टेररिस्ट है वहाँ अमेरिका कूदे, ये ज़रूरी नहीं है। इसको हम यूँ समझ लें कि बाइडन इंतज़ामिया को, या जो उससे पहले फैसले होते रहे हैं, ट्रंप हों, ओबामा हों,
उनको एहसास हो गया कि ये गलत था जो अफगानिस्तान में हुआ है? ये तो बिल्कुल इनको एहसास हुआ है, बल्कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंटरनली से समझना चाह रही है कि क्यों 20 साल में हम जो है इतनी ज़्यादा हमें मतलब नाकामी रहे वहाँ अफ़गानिस्तान को तब्दील करने में। ये बात का एहसास हो चुका है। लेकिन अब इसका जो रिज़ल्ट है वो नेसेसरली पॉज़िटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर तो हम ये यहाँ पे डिसीजन ली जाती है कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में हम ड्रोन्स के सहारे जो हैं अब काउंटर टेररिज्म करेंगे, that can be quite a problem, क्योंकि जो सिविलियंस वगैरह हैं उनके ऊपर डेथ टोल आपको पता है ड्रोन स्ट्राइक से काफी ज्यादा होता है। सिविलियंस की जो डिस्ट्रक्शन होती है लाइफ, जैसा कि अब हमने देखा है, तो ये सब जो है ये सब अब मसले आइंदा पैदा होंगे। तो अब नई पॉलिसी क्या है वो ऐसा ऐसा बन रही है, उस पर कोई डिसीजंस अभी नहीं ली गई हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि जब ऐसा ऐसा पॉलिसी में तब्दीली आ रही है वो इसके गारंटी नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव होगी लोगों के लिए, सिविलियंस के लिए, इन कंट्रीज के लिए। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, 9/11 अभी 3 रोज़ पहले हमने देखा कि वहाँ पर तकरीबात भी हुई हैं। इसी तकरीबात के मौके पर चूँकि लवाहिकीन ने कह दिया था कि अगर आप FBI की जानिब से तहकीकात सामने लेकर नहीं आते तो आप इसमें रसूमात में भी मत आइए। फिर हमने देखा कि 16 पेजेस जो हैं वो जारी किए जाते हैं। उन 16 पेजेस के जारी होने से आप चूँकि वहीं मौजूद हैं अमेरिका में, लोगों से भी आपकी बात होती होगी, लवाहिकीन में भी कहीं ना कहीं से आपको रिएक्शन तो आता ही होगा उनका। ज़ख्मों पर मरहम रखा है इन 16 पेजेस ने, या आपको लगता है कि नहीं, जो अफ़गानिस्तान में हुआ है इस सब के बाद और जिस तरह से उनको पता ही नहीं अभी तक, बस ये पता चले सऊदीया ने नहीं किया, बाकी किसने किया ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा, तो ज़ख्मों पे कोई मरहम नहीं आया इन 16 पेजेस के बाद भी, कुछ और भी बाइडन को करना होगा। उन लवाहिकीन की मैं बात कर रही हूँ शहजाद काजी साहब। जी जी बिल्कुल, ये तो अभी जो है इसको और ज्यादा इसकी जो तहकीकात वगैरह हो चुकी है उसको डिक्लासिफाई करना, लोगों तक पहुंचाना ये इन्फॉर्मेशन, ये काम तो अभी और ज्यादा जारी रहेगा, क्योंकि खास तौर पे अगेन ये जो इस किस्म की चीजें होती हैं कि FBI की कुछ चीजें आपने डिक्लासिफाई कर दी, उनको जो है पब्लिक में वो अवेलेबल हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हर इंसान जो है ये चीज को एक्सेस कर रहा है या पढ़ रहा है या समझ रहा है। तो इन सब चीज़ों पे जो है और ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी फोकस रहेगा इस पे, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आखिरकार और बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं और बहुत सारे मसले हैं यहाँ पे इस वक्त, अंदरूनी मसले हैं और फिर जो वगैरह और जो अफगानिस्तान वगैरह की वजह से हो रहा है ये तो सबको पता ही है। तो देखते हैं अब आगे के और इस पे कितना काम होगा। मैं ख्याल से इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस नहीं रहेगा। ठीक है जी, आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इन चीज़ों पर कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिन पर वहाँ के अवाम बात कर रहे हैं या दीगर पार्टीज़ बात कर रही हैं। बहरहाल शहजाद काजी साहब बहुत शुक्रिया, और स्पेशली आपको थैंक्स इसलिए मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी, हमें पता है टाइम डिफरेंस का, यहाँ पर रात के इस वक्त 11 बज रहे हैं और आपको हमारे लिए टाइम मैनेज करना पड़ा। बहुत शुक्रिया शहजाद काजी साहब, आपने वक्त को मैनेज किया, हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सर आपके तज्जिए के लिए और आपके वक्त के लिए। अच्छा नाज़रीन, हमने बात कर ली अमेरिका के हवाले से, जहाँ अफगानिस्तान का मसला इस वक्त एक बहुत बड़ी चीज़ बना हुआ है, और क्यों ना बने, 9/11 अभी गुजरा है और उसको बेस बनाकर जिस तरह से अटैक किया गया और फिर उस अटैक के बावजूद मकासद हासिल नहीं हुए, उस पर तनकीद तो बहुत ज़्यादा हो रही है, होती भी रहेगी, लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में जैसे शहजाद काजी साहब फरमाते शायद कहीं ना कहीं जाकर ये तनकीद का तूफान जो है ये थम जाएगा। लेकिन दुनिया में और बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो थमने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या ये मसले मसाइल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास के जो सदर हैं वॉल्कर बुस्कर, उनके कहने के मुताबिक कि ये मसाइल हल कर लिए जाएंगे? 76वें इजलास में हमें हल होते हुए दिखाई देंगे, नहीं देंगे? मैं बात कर रही हूँ UNGA की, जहाँ हम देखेंगे कि बहुत सारी अक़वाम की नुमाइंदगी अब की जाएगी, बहुत सारी बातें की जाएंगी। 14 सितंबर से शुरू होने वाला अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का जो 76वां इजलास है, इसमें आपको बताएं कि 83 रियासतों के सरबराहान की शिरकत मुतवक्के है, लेकिन अपनी जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बस्कर ने कहा था कि अब तक 83 रियासतों के सरबराहान ने ज़ाती तौर पर शिरकत करने का आज़म ज़ाहिर किया है, जबकि 26 ने रिकॉर्ड शुदा खिताब करने की दरख्वास्त की है। क्यों किया है, थोड़ा बैकग्राउंड आपको भी मालूम है, आपको याद दहानी करा देते हैं। कोविड की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वीडियो लिंक के ज़रिए वो खिताब करना चाहते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए ही यहाँ पर खिताब किया था। लेकिन जी ज़ाती तौर पर जो शिरकत करने वाले होंगे इस इजलास में, एक नायब सदर, 43 हुकूमतों के सरबराहान, 3 नायब वज़ीर आज़म और 23 वज़राए ख़ारिजा इस इजलास में शिरकत कर रहे होंगे। जनरल असम्बली के सदर ने यह भी कहा है कि हमारे पास बेशुमार लोग और रहनुमा हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ आने के लिए पुरअज़्म हैं, लेकिन जी इमारत के अंदर आने वाले लोगों की तादाद भी कम कर दी गई है, क्योंकि साथ आने वाले वफूद बहुत बार ऐसा होता है कि वो तवक्कुआत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इसलिए सबको कहा गया है कि एक शख्स वो होगा जो वफ़द की सरबराही कर रहा होगा, और उसके अलावा
6 تک لوگ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. ویسے کوئی چاہے تو ایک اور کو لے آئے یا 6 کو لے آئے, بس اتنی ہی اجازت دی گئی ہے. لیکن آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی 76ویں اجلاس میں اعلیٰ سطح کی جو عام بحث کا پہلا روز ہے وہ 31 ستمبر کو ہوگا, اور یہ بحث 27 ستمبر کو ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. 21 ستمبر کو جب یہ شروع ہو رہی ہوگی, 27 ستمبر کو جب یہ ختم ہو رہی ہوگی. یقیناً آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ کہاں کیا بات ہو رہی ہے, لیکن ابھی آپ کو اپڈیٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا بات ہو سکتی ہے, یا کن ایشوز کو ٹچ کرنا چاہیے, کن پر زیادہ بحث کرنی چاہیے. یہ تمام چیزیں جو بہتر انداز میں شخصیت ہمیں بتا سکتی ہیں وہ اس ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ ہیں جی شاہد کیانی صاحب, فارمر ایمبیسیڈر ہیں. بڑی گہری نگاہ ہے ان کی تمام, اگر انٹرنیشنل معاملات کو ہم لے کر کہیں, اور خاص طور پر یہ جو UNGA کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 76واں, اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. کیا چیزیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا ہے ان کے ذہن میں, کیا تجزیہ ہے, اسی پر ہم شاہد کیانی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. شکریہ جی. بہت شکریہ سر کہ آپ ہمارے لیے وقت نکال رہے ہیں. شاہد صاحب, بہت سارے اجلاس ہوئے جس میں ہم مختلف چیزیں ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں, ہر ملک اپنا ایک ایجنڈا لے کر آتا ہے, لیکن کیا آپ تک معلومات پہنچی ہیں کہ یہ جو اجلاس اب کی دفعہ بلایا جا رہا ہے, جس میں بہت سارے لوگ شرکت بھی کر رہے ہیں, جس طرح سے میں نے ڈیٹیل بھی شیئر کی, اس کا مین پرپس کیا ہوگا, مین ایجنڈا کیا ہوگا؟ کیونکہ شاہد کیانی صاحب جب بھی UNG کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو جی کہا یہی جاتا ہے کہ جی بس بلایا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے, خطاب ہوتے ہیں, رزلٹ کچھ نہیں آتا. جہاں جہاں پر ان کو کام کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہمیں کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. دیکھیں جی, ہر سال یہ سپٹمبر میں یہ شروع ہوتا ہے, اکتوبر تک یہ چلتا ہے, کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل ایک خصوصی ایک کلب بنا ہوا ہے جس کے اندر پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں. تو وہاں پر تو بہت سیریس ایشوز اور ڈسکس ہوتے ہیں, اور ایک ایکسکلوسیولی ہوتی ہے, ایکسکلوسیو کلب ہے. یہاں پر یونائٹڈ جنرل اسمبلی میں ہر جو ملک ہے اس کے سربراہ یا وزیر خارجہ یا حکومت کے ہیڈ, ان کو اجازت ہے کہ وہ یہاں آ کر اپنی وہ جو ایشوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اہم ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال وزیر اعظم صاحب پاکستان کی گئے تو کشمیر کے اوپر انہوں نے بڑا اچھا موقف اپنا بیان بھی کیا. اس دفعہ جی ڈیٹیل میں, بالکل ڈیٹیل میں کیا, اور اس کا اثر بھی ہوا. ظاہر ہے دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس کوئی فوج تو ہے نہیں کہ وہ جا کر کسی کو زبردستی ڈنڈے کے ذریعے سے کہے جی کہ جی آپ سنیں. لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں کیونکہ بد اہم معاملوں کو سے شیئر کیا جاتا ہے بہت سارے ملکوں کو کے ساتھ, تو یہ لوگوں کو آگاہی ملتی ہے کہ بھئی یہ ایشوز ہیں جس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. اب اس دفعہ شدید صاحب ہیں جو اس وقت مالدیو کے جو صدر ہیں, انہوں نے وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے اپنی پرائرٹیز رکھی ہیں. اس پرائرٹیز میں رائٹس آف پیپل ہے, کووڈ ہے, انوائرمنٹ ہے جسے کلائمیٹ چینج کہتے ہیں, یہ چیزیں رکھی ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ اگر دیکھیں تو رائٹس آف دا پیپل, تو یہ کشمیر کے اندر جو کچھ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے, جس میں پاکستان نے لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں, شیئر بھی کر رہے ہیں کہ جو وہاں ظلم ہو رہا ہے, تو یہ ہمیں چاہیے کہ اب مجھے نہیں پتا اس دفعہ وزیر خارجہ جائیں گے یا ہمارے وزیر اعظم صاحب یہیں سے ریکارڈڈ سپیچ کریں گے, کیونکہ امریکہ تو کہہ تو رہا ہے, سب کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ کیا نام آن لائن مینز اسکائپ کے ذریعے یا زوم کے ذریعے آپ ایڈریس کریں تاکہ یہ ویڈیو لنک پہ آ جائے, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہے. لیکن صدر بائیڈن جو ہیں وہ ایڈریس کریں گے, وہ نیو یارک آ رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ پرسنلی فزیکلی وہاں جائیں گے UN کے اندر, یا اپنے وہاں سے کسی جگہ سے وہ ایڈریس ان کا پہلا ایڈریس ہوگا UN کا. تو یہ بہت ضروری اہم ہے. تو یہ اب دیکھیں نا کشمیر کے متعلق اب رائٹس کا معاملہ ہے. یہ جو ان کا پہلا ایڈریس ہوگا, پہلا خطاب ہوگا, یہ افغانستان کے تناظر میں بھی تو بڑا اہم ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس خطاب میں بھی ساری غلطیاں جو ہیں جیسے آج اینٹنی نے کیا ہے ساری کی ساری وہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دیں گے اور خود وہ بری ذمہ ہو جائیں گے, اور پھر ان کی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, مان لی جائے گی, قبول کر لی جائے گی؟ دیکھیں جی سینٹ کمیٹی کے اندر جو وہ اپنے وزیر خارجہ ان کے جو ہیں بلنکن گئے تھے, انہوں نے پاکستان کے متعلق بھی کہا کہ جی ہم آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہم کیسے تعلقات رکھیں گے. وہ تو گرلنگ ہوتی ہے نا, وہ تو سینٹ والے اسپیسیفک سوال کرتے ہیں یا پلانٹڈ سوال ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر میرا نہیں خیال کہ صدر بائیڈن بالکل کیا نام کسی پہ الزام تراشی, میرا خیال ہے
یہ کیا الزام تراشی کریں گے، لیکن وہ ضرور ہیومن رائٹس کی بات بھی کریں گے اور کہیں گے جی عورتوں کو حقوق دیں، یہ دیں، اس پہ بات ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ وہ کیونکہ میرا اوپینین یہ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ابھی سبجیکٹ کو کلوز کر دیا جائے. انہوں نے اپنے لوگوں کو کنونس کر لیا کہ بھائی یہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. ابھی بلنکن نے بھی سینٹ کمیٹی میں کہا ہے کہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے. ٹھیک ہے شاہد صاحب، امریکہ کیا چاہتا ہے، کیا کر سکتا ہے اجلاس میں، بائیڈن کیا کہہ سکتے ہیں، اس پہ تو ہم نے بات کر لی. اب پاکستان جو چاہتا ہے، پاکستان کو اس پر کھل کر بات کرنی چاہیے. کشمیر کا مسئلہ تو ظاہر ہے ہماری اس میں جو اہمیت کے معاملات ہیں جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس میں سب سے سر فہرست ہے. لیکن ابھی جو افغانستان کو لے کر بہت سارے تعلقات خراب ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس پہ کھل کے بات کرے گا؟ دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ کریڈینشل کمیٹی ہے، اس کے ممبرز بھی الیکٹ ہونے ہیں. اس میں 2 ایشوز آئیں گے. ایک آئے گا یہ میانمار کا، وہاں پر فوجی تختہ الٹ دیا گیا، وہاں پر کافی مہینے گزر گئے. تو لیکن جو سفیر انہوں نے لگایا تھا پچھلی حکومت نے، الیکٹڈ گورنمنٹ نے لگایا تھا، وہ ابھی بھی وہیں پر ہی ہے. اور کافی پریشر لوگ ڈال رہے ہیں، لوگ وہاں کے ممالک ہیں، ممبرز ہیں، کہ جی اس کو رہنے دیا جائے، اس ایمبیسڈر کو رہنے دیا جائے، جبکہ فوجی حکومت نے اس کو ڈسمس کر دیا. دوسرا افغانستان کے متعلق یہ ہے کہ جو اس وقت سفیر پچھلی حکومت نے لگایا تھا اس کو طالبان حکومت نے ختم نہیں کیا. اب وہ کیا اس کو ہٹا دیں گے یہ نہیں پتا، لیکن یہ میں بتا دوں دونوں یہ ایشو کریڈینشل کمیٹی میں فوکس میں آئیں گے. میانمار بھی آئے گا اور افغانستان بھی. افغانستان کے متعلق یہ ہے کہ وہ تھوڑا ویک وکٹ پر ہے، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ جی کیا عورتوں کو حقوق دے رہے ہیں کہ نہیں، آپ انکلوزیو گورنمنٹ کیوں نہیں بناتے، دوسرے لوگوں کا حقوق بھی لے کر آئیں، کیونکہ یہ چیزیں وہ لے کر آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو حکومتیں اسپیشل ریجن کی ہیں، روس ہے، چین ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، یہ بڑی ضروری ملک ہیں، قطر بھی ہے جو نزدیک ہیں، کیا اور امریکہ بھی ہے، ان کی کیا پوائنٹ آف ویو ہوگی؟ کیا یہ چاہیں گے کہ اس کو پریشر میں لے کر آئیں طالبان گورنمنٹ کو؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کل بھی کہا ہے، بڑی ایڈریس کر کے لوگوں کو کہا، ریجن میں جو ریجنل جو میٹنگز تھی اس میں بھی کہا ہے کہ بھئی آپ انکلوسیو گورنمنٹ ضرور کریں، لیکن ان کے ساتھ ہیومینیٹیرین طریقے سے بات کیا جائے، ان پر پابندیاں تو ہے وہ تھوڑی نرم کریں، تاکہ یہ اپنے جو وہاں پر اتنے بڑے حال ہوئے ہیں معاشی طور پر، لوگوں کی بھوک ننگ کا مسئلہ، دوسرا ہے ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اس پر ان کی مدد کریں، تاکہ اور پھر یہ نرمی دکھائیں تاکہ یہ بھی افغان حکومت بھی تھوڑی فلیکسیبل اور یہ بھی لوگوں کی بات سنیں جو ہم چاہتے ہیں کہ انکلوزیو گورنمنٹ ہو. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. بالکل یہ ضروری چیز ہے. ایک اور چیز شاید کیانی صاحب، جہاں آپ نے بھوک کا ذکر کیا، افلاس کا ذکر کیا، ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر افریقی ممالک میں یہ مسائل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اس پر بات ہوتی بھی ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہو پاتی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد کوئی ایکشن جو ہے جو ممالک بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی دیکھنے میں نہیں آتا ہے. لیکن کووڈ کے بعد سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن اور زیادہ بگڑ گئی ہے. جو پہلے سے غریب ممالک تھے وہ اور زیادہ غربت کا شکار ہو گئے ہیں، بھوک بڑھ گئی ہے، افلاس بڑھ گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی بارہا اس جانب اشارہ کر چکے ہیں کہ جو غریب ممالک ہیں ان کی مدد کی جانی چاہیے، کسی خصوصی پیکج کا اعلان کیا جانا چاہیے جہاں یہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہوں گی ماحولیات کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، دیگر ایشوز کے حوالے سے، جنگوں کے حوالے سے. کہیں یہ بھی بات ہو رہی ہوگی کہ غریب ممالک کے لیے کوئی پیکج جو ہے اس کو لے کر بات کی جائے؟ دیکھیں جی، اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسپیسیفکلی یاد کریں اپنے 2-3 خطاب میں اپنے ملکوں کے اندر بھی بیٹھ کر بات کی تھی، لوگوں کو کہا تھا کہ اس طرح آئی ایم ایف کو اور دوسرے بینک جو جن سے لون لیا جاتا ان کو کہا تھا کہ مہربانی کر کے معاف کر دیں اور نرمی دکھائیں، معاف کر دیں، کم کریں. کیونکہ دیکھیں نا ان ممالک کے پاس تو اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں نا اب آپ سوچیں کہ $3 ٹریلین تو انہیں جنگ میں لگا دیا، اس کا سر پیر ہی نہیں نکلا. یہ بات ہے. لیکن میں ایک اور بات کہوں، دکھ کی بات یہ ہے کہ جب سے افغانستان کا یہ مسئلہ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے افغانستان میں کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ ایشو نہیں ہے، لیکن کووڈ سے جو نقصانات ہوئے ہیں لوگوں کو، ملک کو ہوئے ہیں، غربت بڑی ہے، اور اس کی جو بات ہے وہ بالکل پیچھے چلی گئی، ہٹ گئی ہے وہ. اب ضروری ہے اس بات پر کہ کووڈ سے، کیونکہ اس میں ایجنڈے میں ہے بھی کہ جو کووڈ سے جو مسئلے مسائل کھڑے ہوئے ہیں اس کے متعلق گلوبل ایجنڈے پہ آنا چاہیے، اور ملکوں کو بیٹھ کر آپس میں دیکھنا چاہیے کہ ریجنل اپروچ بھی ہونی چاہیے. میں یہ دیکھیں، میں بات آپ کو غلط نہیں کہوں گا
یہ ہندوستان نے ہمارے ساتھ جو سال 2-3 سال سے بالکل بات چیت ہی بند کر دی گئی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ مودی سرکار کو چاہیے تھا کہ یار بیٹھ کر اس کا پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے. کشمیر بھی ضروری ہے لیکن یہ کووڈ کے متعلق بھی کرتے کہ اس کی ریجنل اپروچ ہونی چاہیے. اب یہ باقی ملک جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اب دیکھیں نا وہ اس پر بالکل آواز ہی بند ہو چکی, کوئی کووڈ کی بات ہی نہیں کرتا. ابھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اس سے اتنا نقصان ہوا ہے, اتنی کئی آپ کو پتہ نہیں چاہیے. ابھی تو ہم پاکستان تو پھر بھی بہتر, ہم نے اس کو بہتر طریقے سے چلا ہے. افریقہ میں کیسے ملک ہیں جو بیچارے بھول بھال گئے ہیں, ان کو تو ہم نے بھول گئے کہ بھی وہاں پر بھی اس کا مدد کرنی, اس کی ضرورت ہے, انسانیت ہے. دیکھیں جی کالا رنگ نیلا پیلے کی بات نہیں ہے یہاں تو. ہر یہ جیسے اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے بھائی, سب کا رب ہے, سب لوگوں کو مدد کرنی چاہیے. خون کا رنگ تو پھر سبھی کا ایک ہے نا, خیال کیا جانا چاہیے. جہاں بھی کسی کی بھوک افلاس کی وجہ سے جان جا رہی ہے, اس بیماری کی وجہ سے جان جا رہی ہے. بھارت کا آپ نے ذکر کیا نا شاہد صاحب, تو بات کرنا تو دور, جب پاکستان نے بار بار آفر کیا, جب وہاں پر سہولیات کا فقدان تھا, تو اس آفر کا تو جواب تک نہیں دیا گیا. بلکہ رویہ یہی ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ جی یہ UNGA میں جب وہاں پر یہ پہنچتے ہیں, یہ دو ممالک بھی اور باقی بھی, تو وہاں پر کیا بات ہوتی ہے. بہرحال شاہد کیانی صاحب, بہت جاندار تجزیہ آپ کی جانب سے سامنے آیا ہے UNGA اجلاس کو لے کر. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سر. شاہد کیانی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. کچھ مزید خبریں بھی ہمیں اسی شو کا حصہ بنانی ہے, اور اب ہمیں آپ کو لے کر چلنا ہے پیرو, جہاں باغی رہنما ایبمیل گوزمان جو ہیں وہ 2 روز پہلے فوجی جیل میں وفات پا گئے ہیں. اب جو پیرو کی حکومت ہے اس کے لیے ان کی تدفین جو ہے وہ ایک معمہ بن چکی ہے, کیونکہ حکومت بالکل نہیں یہ چاہتی ہے کہ ان کی جو جماعت تھی, ان کے جو حامی تھے, وہ اپنے اس باغی رہنما کی آخری رسومات کے لیے کوئی بڑا اجتماع اکٹھا کر سکیں. اور پھر وہ جو ایک تحریک انہوں نے تب شروع کی ہوئی تھی بہت سالوں پہلے, جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا 90s کے دور میں, وہ تحریک اس اجتماع کے نتیجے میں دوبارہ نہ جنم لے لے. اب اس خوف کے تحت حکومت کیا فیصلہ کر رہی ہے, اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. پیرو میں شائننگ پاتھ پارٹی کے رہنما ابیمائل گوزمان فوجی جیل میں وفات پا گئے. ان کی عمر 86 برس تھی. انہوں نے 1980 سے 1990 تک پیرو پر ماؤس انقلاب کے ذریعے حکمرانی حاصل کرنے کی کوششیں کی اور بہت سارے لوگوں کا خون بہایا. ابیمائل گوزمان کو 1992 میں دہشت گرد قرار دینے کے بعد عمر قید کی سزا دی گئی. انہیں لیما سے گرفتار کیا گیا تھا. 2 روز پہلے ان کی جیل میں موت واقع ہو گئی ہے. سابق پروفیسر ابیمائل گوزمان 1960 میں چین گئے اور وہاں سے ماؤ زے تنگ کا فلسفہ ساتھ لائے اور خود بھی کمیونسٹ ہو گئے. انہوں نے ماؤ کے فلسفے کو اپنایا اور 1980 میں پیرو کے اندر اس فلسفے کی تشکیل کے لیے طبقاتی جنگ کا آغاز کیا. گوزمان نے جنوبی امریکہ میں عام کسانوں اور طالب علموں کو خوفناک گوریلا فورس میں تبدیل کیا اور ایک اندازے کے مطابق 1980 سے 2000 تک 69,000 لوگ ان کی باغی جماعت کی کارروائیوں میں مارے گئے. شائننگ پاتھ نے اپنی گوریلا فورس کے ساتھ مناسب منصوبہ بندی اور جاسوسی نیٹ ورک قائم کیے. ان کا لیڈر ہمیشہ گرفتار ہونے سے محفوظ رہتا اور ان کی جماعت منظم انداز میں اپنے مخالفین پر حملہ آور ہوتی. 1980 کے اوائل میں انہوں نے اینڈس کے پہاڑوں میں اپنے حامیوں کے دستے تیار کیے, جس کے بعد انہوں نے سیکیورٹی فورسز, منتخب نمائندوں اور اپنے مخالف کسان دھڑوں کو نشانہ بنانا شروع کیا. شائننگ پاتھ جماعت میں ہزاروں غریب کسان اور یونیورسٹیوں کے طالب علم شریک ہو گئے, جس کے بعد یہ جماعت پیرو میں ریاست کے لیے ایک خطرہ بن گئی. گوزمان کو ان کے حامی مارکس, لینن اور ماؤ کے بعد چوتھا بڑا رہنما مانتے ہیں. انہوں مارکسزم کی چوتھی تلوار سمجھتے ہیں. پیرو میں لوگ گوزمان کو ایک انقلابی رہنما سمجھتے ہیں, جبکہ پیرو کی سرکاری ٹیلی ویژن نے انہیں رقص کرتے اور اپنے حامیوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے نشر کیا. 1990 میں نشر ہونے والی اس ویڈیو سے ان کے حامیوں کو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں, لیکن ان کی گرفتاری سے ان کی ملائیشیا اور گوریلا فورس بد دل اور بے حوصلہ ہو گئی. تاہم ان کے حملوں میں شدت آ گئی, جس کے بعد اس وقت کے صدر البرٹو فوجیموری نے ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کیا اور شائننگ پاتھ پارٹی کی بغاوت کو کچلنے کے اقدامات کیے. 1992 میں گوزمان کی گرفتاری کے بعد انہیں عمر قید کی سزا دی گئی اور 2018 میں پیرو کی دارالحکومت لیما میں کار بم دھماکے کی پاداش میں پھانسی کی سزا سنائی گئی. اس بم دھماکے میں 25 لوگ مارے گئے تھے. اب پیرو کی حکومت اس مخمسے کا شکار ہے کہ کیسے اس باغی رہنما کی آخری رسومات ادا کرنے کی اجازت دی جائے, کیونکہ اس کی جماعت کو پھر سے اکٹھا ہونے کا موقع مل جائے گا اور پھر ایسا نہ ہو کہ اس تحریک کو دوبارہ سے نقطۂ آغاز مل جائے.
पेरू की हुकूमत के लिए ये फैसला करना मुश्किल है। अब देखते ही हैं कि ये किस नतीजे पर पहुंचती है। जो भी नतीजा होगा, जो भी खबर आएगी, यकीनन हम आपको आगाह रखेंगे। अभी हम बात करेंगे यूरोप की, जहां पोप फ्रांसिस आजकल दौरे पर हैं। उन्होंने हंगरी में अपने क़याम के दौरान एक बड़ा बयान दिया है और ये बड़ा बयान है तारकीन वतन के हवाले से। कहना उनका ये था कि लोगों को इन तमाम तारकीन वतन को खुले दिल से कबूल करना चाहिए। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, रिपोर्ट देखिए पहले। पोप फ्रांसिस ने हंगरी के दौरे पर यहाँ की हुकूमत से कहा है कि मसीही रवायात का पास करते हुए ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल करे। पोप का ये बयान हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ऑर्बन के बयान के रद्द-ए-अमल में आया है। हंगरी के वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ ये था कि मुसलमान तारकीन वतन से यहाँ के वर्से को तबाही के ख़दशात मौजूद हैं। पोप फ्रांसिस ने हंगरी में अपने मुख्तसर क़याम के दौरान यहाँ की हुकूमती अशराफिया और हज़ब इख्तिलाफ़ के नुमाइंदों से मुलाकातें की हैं। सेंट्रल यूरोप के दौरे के पहले मरहले में पोप फ्रांसिस ने हंगरी में 7 घंटे क़याम किया, जिसमें उन्होंने वुमेन कैथोलिक के इजलास में शिरकत की और हंगरी की क़यादत से मुलाकातें कीं। 84 साला पोप फ्रांसिस का जुलाई में अपनी सर्जरी के बाद ये किसी भी मुल्क का पहला दौरा है। हंगरी में वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ऑर्बन और सदर जेनिस एदर ने पोप से मुलाकातें की। यहाँ के मकामी मीडिया में कहा गया है कि पोप ने अपने सेहतमंद होने के बाद पहले दौरे में स्लोवाकिया को हंगरी पर तरजीह दी है, क्योंकि पोप स्लोवाकिया में ज्यादा क़याम करते हैं। पोप मजीद 4 शहरों का दौरा भी करेंगे। पोप फ्रांसिस ने हमेशा यूरोप में कौम परस्ती की तहरीकों की मुखालफत की है और पूरे यूरोप को मुत्तहद होने की तलकीन की है। हंगरी के शहर बुदापेस्ट में मुख्तसर क़याम के बाद स्लोवाकिया रवाना हो गए हैं, जहां वो जंग अजीम दोम में नस्ली तफरीक, गुर्बत और जुल्म का शिकार होने वाले रोमा कम्युनिटी से मुलाकातें करेंगे। पोप फ्रांसिस स्लोवाकिया की यहूदी कम्युनिटी से भी मिलेंगे और कल दौरे का इख्तिताम करके वापस रोम रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल जी, पोप फ्रांसिस के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे थे। अब हमें आपको लेकर चलना है न्यूजीलैंड, जहां पर हुकूमत ने बड़े शहर ऑकलैंड में कोरोना वबा के सबब लगाए गए लॉकडाउन की मुद्दत में मज़ीद 1 हफ्ते की तौसीह कर दी है। ये खबर इसलिए अहम है कि न्यूजीलैंड वो मुल्क है जिसने कोविड के दिनों में ही सबसे पहले ये क्लेम कर दिया था कि उसने कोविड का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया है। उसके पास कोई एक भी केस मौजूद नहीं है। यहाँ से तमाम पाबंदियाँ उठा दी गई थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ऑकलैंड में डेल्टा वायरस के 27 केसेस सामने आ गए हैं। इसके अलावा मुल्क के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ भी लॉकडाउन के बारे में कदरे आसानी तो पैदा की गई है, लेकिन लॉकडाउन को हटाया नहीं गया है। क्या सूरत हाल है कोविड को लेकर न्यूजीलैंड में, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीर के रोज न्यूजीलैंड ने अपने सबसे बड़े शहर में सख्त लॉकडाउन में मजीद तौसीह कर दी है। ऑकलैंड में 1.7 मिलियन अफराद को कम अज कम 1 और हफ्ते के लिए घर के अंदर रहने का हुक्म दिया गया है, ताकि कोरोना वायरस की इंतहाई खतरनाक डेल्टा किस्म को मुख्तलिफ शहरों में फैलने से रोका जा सके। पीर के रोज सेहत के ओहदेदारों के मुताबिक यहाँ कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के 33 मजीद केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये सब केसेस ऑकलैंड में सामने आए हैं, जो हफ्ते के आखिर में रिपोर्ट होने वाले 23 और 20 केसेस से ज्यादा थे। इसके बाद ऑकलैंड लेवल 4 से गिरकर लेवल 3 पर आ जाएगा, जिसका मतलब यह है कि कुछ हदें खत्म कर दी जाएंगी, दफातर, स्कूल और अवामी मकामात बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा ऑर्डर्न ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि शहर के लॉकडाउन को 21 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। मार्च 2020 में न्यूजीलैंड के लॉकडाउन और बैनुल-अक़वामी सरहदों की बंदिश को कोविड-19 को लगाम देने का सेरा करार दिया गया है, जिससे लोगों को मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। जब से वबा शुरू हुई है, न्यूजीलैंड में कोविड-19 के सिर्फ 3,593 केसेस हुए हैं, जिनमें 27 अमवात हुई हैं। ताहम डेल्टा फैलने के दौरान मुल्क में सुस्त वैक्सीनेशन की वजह से ऑर्डरन को तनकीद का निशाना बनाया गया। अब तक मुल्क के 5.1 मिलियन अफराद में से सिर्फ 34% को मुनासिब तरीके से वैक्सीन लगाई गई है। अब जी हम आपको खबर देंगे जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन से, जहां एक तारीखी अहमियत रखने वाली सकाफती इमारत की जगह पर अमेज़न के हेडक्वार्टर की तामीर पर एक बड़ा तनाज़ा जारी है। जनूबी अफ्रीका के कदीम मकामी बाशिंदे इस हवाले से सरापा एहतजाज बने हैं और इसी जगह पर बैठे हैं धरना दिए हुए। क्या मुतालिबात हैं उनके, रिपोर्ट में देखिए। जनूबी अफ्रीका में कुछ मुहिमजू अफराद की तरफ से केप टाउन में बनाए जाने वाले अमेज़न के अफ्रीकन हेडक्वार्टर की जगह
तब्दील करने के हवाले से एहतजाज जारी है। इन अफराद का मुतालबा ये है कि जिस जगह का इंतखाब किया गया वहां पर अमेज़न हेडक्वार्टर बनाकर मईशत को तो सहारा दिया जा सकता है, लेकिन सकाफती अक़दार और विरसे को गड्ढे में धकेला जा रहा है। इस तारीखी जगह के मरकजी दरवाजे पर 2 कदीम कबाइल जो कि खुई और सैन के नाम से मशहूर हैं की जानिब से लोगों को इकट्ठा किया गया और अपने सकाफती विरसे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जिस जगह पे ये एहतजाज किया गया वहीं पर रोड की दूसरी जानिब बिल्डिंग की तामीर शुरू कर दी गई है और बिल्डोजर और एक्सवेटर बेदर्दी से सकाफती विरसे को गिरा रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक 2 सालों में बिल्डिंग की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन खुई और सैन कबाइल इस मुकद्दस जगह पर ये तामीरात रुकवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। जोडी अफ्रिचिंग जो इस प्रोजेक्ट के सरबराह हैं, उनका कहना है कि कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को हिलाकर रख दिया, हम इस प्रोजेक्ट की मदद से न सिर्फ नौजवानों को रोजगार फराम कर रहे हैं बल्कि साउथ अफ्रीका में सयाहत के फरोग के लिए भी ये मंसूबा अहम संग मील साबित होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हमें खबर शामिल करनी है एंटार्क्टिका से। आपको बताएं कि एडेलेड लैंड से लिए गए 170 मीटर के पुराने बर्फ के नमूने नई तहकीक सामने लेकर आ रहे हैं। इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम के जरिए नमूना जात हासिल किए गए हैं। ये वो डिटेल है जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो जगह है जहाँ से ये नमूने लिए गए हैं। नाज़रीन, इस नमूने से समंदर की कदीम बर्फ और मौसमी तगय्युरात के ताल्लुकात और असरात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेचर गैसीसियंस नाम जरीदे में छपने वाली बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की तहकीक में 12,000 साल कबल से अब तक जो बर्फ़ की तह और जदीद मौसमी तगय्युरात हैं जैसे कि एल नीनो, इनके असरात और ताल्लुक पर रोशनी डाली गई है। तहकीक में बात ये सामने आई है कि किस तरह एंटार्क्टिका की हवाएं बर्फ़ को पिघलाने और तोड़ने के अमल पर असर अंदाज हो जाती हैं। बर्फ़ टूटने और पिघलने का ये अमल आलमी कार्बन साइकिल पर भी असर डालता है। इस मकसद के लिए मुहक्किकीन ने सीटी स्कैन और माइक्रो फॉसल्स और ऑर्गेनिक बायोमार्कर्स जैसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। न्यूजीलैंड, जापान, फ्रांस, स्पेन और अमेरिका के तहकीकाती इदारों ने मिलकर बर्फ़ और हवा के ताल्लुक और उसके असरात के ज़रिए समंदरी बर्फ़, माहौल और तबई मिलाप के बारे में पेशगोई की है। नाज़रीन, मुहक्किकीन बताते हैं कि एल्गैल ब्लूम जैसे वाक़यात 4500 साल कबल भी हर साल इसी तरह से वक़ूअ पज़ीर होते थे और समंदरी सिस्टम तब भी काम करते थे जो बर्फ़ की तह जमाने का काम करते थे और माहौलियात को, कुदरती तनव्वो को भी कायम रखा जाता था। इस तहकीक पर डॉक्टर जेम्स बैंडले का कहना यह है कि ये तहकीक साबित करती है कि एंटार्क्टिका में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ गर्मी से बर्फ़ पिघल रही है जो कि ब्लूम्स का बायस बनती है, जबकि बर्फ़ जमने का अमल भी जारी रहता है। ताहम इलाके मुख्तलिफ हो सकते हैं। एंटार्क्टिका पर बहुत सारी हम बात भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी यहाँ पर रिसर्च भी हो रही होती है, क्योंकि जब यहाँ पर बर्फ़ पिघलेगी बहुत सारे जो समंदर हैं उनमें सतह आब जो है वो बढ़ जाएगी। बहुत सारे साहिली शहर, जिनमें हमारा साहिली शहर आपको मिसाल दे दें कराची भी शामिल है, इन जैसे बहुत सारे शहरों के डूबने का ख़तरा रहता है। इसलिए माहिरीन यहाँ पर मौजूद रहते हैं, तहकीक करते रहते हैं और इसी तहकीक से हम भी आपको आगाह करते रहते हैं। आगाह तो हम आपको तमाम ही खबरों से करते रहेंगे जहाँ भी दुनिया में जो कुछ भी अहम हो रहा होगा, लेकिन अब इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा कल रात तक का। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।